कहानी की शुरुआत में हम दो अमेरिकी स्नाइपर्स माइक और टोमी को देखते हैं, जो दोनों मरीन कमांडो हैं। वो इस वक्त अफ्रीका के वीरान रेगिस्तान में एक खास मिशन पर होते हैं, जहां इन्हें एक हाई प्रोफाइल टारगेट को एलिमिनेट करने का टास्क मिला है। इस जगह पर इंतजार करते हुए उन्हें काफी टाइम बीत जाता है। तभी माइक स्कोप से कुछ गाड़ियों को अपनी तरफ आता देखता है और तुरंत टोमी को अलर्ट करता है। इसीलिए अब टोमी अपने आर्मी बेस से संपर्क करता है और उन्हें बताता है कि टारगेट उनके निशाने पर है। उसी समय वो देखते हैं कि कुछ लोगों का काफिला दूसरी तरफ से पैदल चलकर आ रहा था, जिनके साथ एक ऊंट होता है और उसके ऊपर एक दुल्हन बैठी थी। ये देखकर माइक समझ जाता है कि शायद यहाँ कोई वेडिंग सेरेमोनी होने वाली है। उसी वक्त कार से एक जवान लड़का और एक अधेड़ उम्र का आदमी नीचे उतरता है, जिसका नाम सैयद असीफ है। उसके साथ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। अब दोनों तरफ से लोग शामिल हो जाते हैं और शादी की रीति रिवाजें शुरू हो जाती हैं। वहीं पहाड़ी पर बैठा माइक जब सैयद को टारगेट करने के लिए निशाना साधता है, तो हर बार वो लोग उनके बीच में आ जाते हैं। तभी उसे बेस से ऑर्डर मिलता है कि चाहे दूल्हे दुल्हन को मारकर ही मिशन को करो, क्योंकि इस आतंकवादी को ढूंढने में 30 महीने का समय लगा है। लेकिन माइक ऐसा नहीं करना चाहता, जबकि उसका साथी टोमी उसे बार बार गोली चलाने के लिए फोर्स करता है। लेकिन माइक निर्दोष लोगों की जान नहीं लेना चाहता, इसलिए वो अब भी उसे नहीं मार पाता। तभी एक आतंकवादी की नजर पहाड़ी के ऊपर चमक रही किसी चीज पर जाती है, जो कि माइक की स्नाइपर का स्कोप होता है, जिससे वह समझ जाता है कि कोई उन पर निशाना लगा रहा है। जिसके बाद वहां भगदड़ मच जाती है और उनका टारगेट भाग जाता है। वहीं माइक और टोमी भी इतने आतंकवादियों का सामना अकेले नहीं कर सकते थे, इसीलिए इन्हें भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। जिसके बाद वो दोनों एक पहाड़ी से नीचे कूदते हैं, जिससे टोमी के हाथ में लगा GPS पत्थर से टकराकर टूट जाता है। उधर मिलिटेंट 2 गाड़ियां इनका पीछा कर रही थीं और वे लोग इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसलिए माइक उनका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी डायरेक्शन में फायर करता है और जब वो लोग उस तरफ जाते हैं तो ये दोनों मौका पाते ही छिप जाते हैं। वहीं अब रेगिस्तान में भयंकर रेतीला तूफान उठता है, जिसकी आड़ में ये दोनों बच निकलते हैं। अब तूफान इतना भयंकर होता है कि बिना GPS के दिशा का अनुमान लगा पाना संभव नहीं था। इसलिए टोमी मदद के लिए बेस पर कांटेक्ट करता है और बताता है कि मिशन फेल हो चुका है। अब बेस पर मौजूद ऑफिसर कहता है कि तुम्हें किसी तरह पास के गांव तक पहुंचना होगा, जहां से तुम्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अब इन्हें रेगिस्तान में चलते हुए कई घंटे गुजर जाते हैं। कड़कती धूप और रूह उबलने वाली गर्मी में ये लगातार चलते जा रहे थे, लेकिन अब इनका पानी भी लगभग खत्म होने वाला था। तभी माइक स्कोप से एक आदमी को देखता है, जो शायद अपनी बेटी के साथ था। तब टोमी बताता है कि शायद वो कोई लोकल होगा जो हमें सही डायरेक्शन बता सकता है। जिसके बाद यह दोनों उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तभी माइक को रेत में पड़ी हुई एक प्लेट मिलती है, जिस पर खतरे का निशान बना हुआ था। यह देखकर माइक को याद आता है कि यहाँ पिछले 40 सालों में 8000 से ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं, जिस दौरान इस एरिया में 30 लाख से ज्यादा लैंडमाइंस बिछाई गई थी। और अगर यह वही एरिया है तो हमें बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना होगा। लेकिन टोमी माइक की बात को इग्नोर करते हुए लापरवाही के साथ आगे बढ़ रहा था और तभी अचानक उसका पैर एक लैंड माइन के ऊपर पड़ता है, जिसके फटने से तेज धमाका होता है और टोमी जख्मी हो जाता है। फिर जैसे ही माइक उसकी मदद के लिए कदम बढ़ाता है तो नीचे से क्लिक की आवाज आती है और माइक उसी जगह रुक जाता है, क्योंकि अगर उसने कदम बढ़ाया तो शायद माइन के फटने से उसकी भी जान जा सकती है। वह देखता है कि इस धमाके में टोमी ने अपने दोनों पैर खो दिए हैं और वह दर्द से बुरी तरह चीख रहा है। माइक कहता है कि मदद के लिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, इसीलिए तुम्हें किसी तरह रेडियो से मदद बुलानी होगी। फिर टोमी अपने दर्द को कम करने के लिए मोर्फिन के 2 इंजेक्शन लगाता है और जैसे तैसे करके रेडियो तक पहुंचता है। लेकिन जब वो अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता है और मदद की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब जिंदा बचने का केवल एक ही रास्ता बचा था कि किसी भी तरह इन्हें गांव तक पहुंचना होगा। टोमी के दर्द को देखकर माइक कहता है कि मैं अपना पैर माइन से हटा लेता हूँ। ये लैंड माइंस काफी पुरानी है, इसलिए हो सकता है कि जंग लगने के कारण ये ना फटे। लेकिन टोमी नहीं चाहता था कि माइक इतना बड़ा रिस्क उठाए। वह कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा और मेरी पत्नी से कह देना कि मैं उसे प्यार करता हूँ। जिसके बाद वह खुद को शूट कर लेता है। ये देखकर माइक बहुत दुखी हो जाता है और क्योंकि वो चाहकर भी अपने साथी को नहीं बचा पाया, फिर वह किसी तरह खुद को शांत करता है और इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के उपाय सोचने लगता है। तभी उसकी नजर टोमी के बैग में रखे रेडियो पर जाती है, जिसकी मदद से बेस पर संपर्क करके मदद बुलाई जा सकती थी। लेकिन यह बैग माइक की पहुंच से दूर होता है, जिसे नजदीक लाने के लिए वह अपने जूते की रस्सी का इस्तेमाल करता है और उसे एक छोटी कुल्हाड़ी से बांधकर बैग खींचने की कोशिश करता है।
जब बैग उसके नजदीक आ जाता है तो वह देखता है कि रेडियो ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि रेडियो की बैटरीज टॉमी की पॉकेट में होती है, जो माइक की पहुंच से काफी दूर था। फिर वह बैग से एक छोटा सोलर चार्जर निकालता है जो कुछ देर में रेडियो को चार्ज कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। तब तक वह अपने बैग का सारा सामान निकालकर सामने रखता है और सोचता है कि इस वक्त कौन सी चीज उसके काम आ सकती है। अब रेडियो ऑन हो जाता है और उसका बेस से कांटेक्ट होता है, जिन्हें माइक बताता है कि मैं यहाँ रेगिस्तान में एक लैंडमाइन के ऊपर खड़ा हूँ, जबकि मेरे साथी टॉमी की मौत हो चुकी है। लेकिन ऑफिसर पहले मिशन के बारे में पूछता है। माइक बताता है कि मिशन फेल हो चुका है। तब ऑफिसर उसकी लोकेशन के बारे में पूछता है, जिस पर माइक कहता है कि मेरा जीपीएस टूट चुका है, इसीलिए मैं कुछ पक्का नहीं कह सकता, लेकिन हम मिशन लोकेशन से 4 घंटे पूर्व दिशा में हैं। जिसके बाद ऑफिसर कहता है कि अभी हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि रेगिस्तान में लगातार रेतीले तूफान चल रहे हैं, इसीलिए रेस्क्यू टीम को तुम तक पहुंचने में 52 घंटे का समय लगेगा। तब तक किसी तरह तुम्हें खुद को जिंदा रखना होगा। ये सुनकर माइक कहता है कि मैं 52 घंटे तक इस तरह रेगिस्तान में सरवाइव नहीं कर सकता। मेरा खाना और पानी भी लगभग खत्म हो चुका है, इसीलिए मुझे तुरंत मदद चाहिए। लेकिन ये ऑफिसर कंफर्म करता है कि अगले 52 घंटे में रेस्क्यू टीम तुम्हारे पास पहुंच जाएगी और तुम्हें सिग्नल देकर उन्हें अपनी लोकेशन बतानी होगी। अब रेडियो का सिग्नल टूट जाता है और माइक अपनी घड़ी में 52 घंटे का टाइमर सेट कर लेता है। तभी माइक देखता है कि रेगिस्तान में एक बार फिर विशाल रेतीला तूफान उठ रहा है, जिसके बाद वह तुरंत सारा सामान समेटकर चेहरे को कपड़े से ढक लेता है और अपनी गन और चाकू के सपोर्ट से तूफान में डटे रहने की कोशिश करता है। इसी तरह उसे कई घंटे डटे रहना पड़ता है। हालांकि उसके लिए अपने पैर को स्थिर रखना काफी मुश्किल था, लेकिन जब बात जान की थी तो उसके पास दूसरा कोई बहाना नहीं था। फिर जब कई घंटे बाद तूफान शांत हो जाता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारी रेत इकट्ठा हो गई है, जिसे हटाने के बाद उसकी नज़र टॉमी की बॉडी पर जाती है, जो तूफान में खिसक कर माइक के नज़दीक आ चुकी थी। फिर माइक उसकी पॉकेट से बैटरीज निकालता है, जहां पर उसे टॉमी के परिवार की तस्वीर भी मिलती है, जिसे देखकर वह वापस उसी की पॉकेट में रख देता है। लेकिन तभी वह देखता है कि जिस बैग के अंदर रेडियो था वो आंधी में उड़कर दूर चला गया है, यानी कि माइक के पास अब बैटरीज तो थी लेकिन रेडियो नहीं था। यह देखकर माइक को अपनी किस्मत पर हंसी आ जाती है। अब इस पोजीशन में बैठे हुए उसे कई घंटे बीत जाते हैं। रेगिस्तान की तपती धूप में प्यास के कारण अब उसका सारा पानी खत्म हो जाता है, इसीलिए धीरे धीरे उसके सब्र का बांध टूटता जा रहा था और वह हवा में कई राउंड फायर करके मदद बुलाने के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन इस वीरान रेगिस्तान में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इंसान तो दूर की बात है, यहाँ पर कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था। फिर वह खुद को सूट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी उसे अपने साथी की कही बात याद आती है और फिर वह शांत हो जाता है। तभी अचानक वह देखता है कि एक आदमी उसके नजदीक आ रहा है, लेकिन सीधे चलकर नहीं बल्कि जिगजैग मोशन में इधर उधर चलते हुए। माइक को लगता है कि शायद वह कोई मिलिटेंट होगा, इसीलिए वह उस पर गन तान देता है और कहता है कि यहाँ माइंस बिछी हुई हैं, इसीलिए जहां हो वहीं रुक जाओ। लेकिन थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाता है कि वह कोई मिलिटेंट नहीं है। फिर यह आदमी जिगजैग मोशन में चलकर माइक के नजदीक आता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ फंसे क्यों हो, तुम्हें अपने परिवार के साथ होना चाहिए। जिसके बाद माइक उसे पूरी बात बताता है कि कैसे उसका साथी ब्लास्ट में मारा जा चुका है और वह खुद भी एक माइन के ऊपर खड़ा है। यह आदमी कहता है कि तुम्हें अपने दोस्त के बारे में ना सोचकर खुद के बारे में सोचना चाहिए और अगला कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन माइक को यह आदमी पागल लगता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने कदम बढ़ाया तो माइन फट जाएगी और वो मारा जाएगा। इसीलिए वह इस आदमी से कहता है कि मुझे वह रेडियो चाहिए ताकि मैं अपने बेस से संपर्क करके मदद बुला सकूं। लेकिन वो माइक को रेडियो लाकर नहीं देता और उसकी पानी की बोतल लेकर यहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के कई घंटे बाद माइक देखता है कि एक छोटी सी बच्ची जिगजैग मोशन में दौड़ती हुई उसके पास आ रही है। दरअसल यह लड़की उस आदमी की बेटी होती है जो गांव से माइक के लिए पानी लाई थी। फिर पानी पीकर माइक चैन की सांस लेता है और तभी यह लड़की माइक को वैसा ही सोल्जर फिगर दिखाती है जैसा माइक के पास था और माइक अपना टॉय इस बच्ची को दे देता है। फिर यह बच्ची इशारे से उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन माइक ऐसा नहीं करता और उस बच्ची से रेडियो लाने के लिए कहता है। लेकिन यह लड़की भी उसकी बात को अनसुना करके यहाँ से चली जाती है। अब शाम भी होने वाली थी और माइक हताश भरी नजरों से अपनी घड़ी की ओर देखता है, जिसमें मदद आने में अभी 38 घंटे बाकी थे। इसीलिए अंधेरा होने से पहले वो आग जलाता है और अपने फोन में वाइफ की वीडियो देखने लगता है,
जिसे देखकर वह काफी इमोशनल हो जाता है। तभी कुछ देर के लिए उसकी आंख लग जाती है और जब वो जागता है तो देखता है कि आग बुझ चुकी है। फिर अचानक से भेड़ियों के गुर्राने की आवाज आती है और माइक देखता है कि भेड़िए टॉमी की बॉडी को घसीट कर ले जा रहे हैं। वो जल्दी से हवा में फायर करता है और उनमें से एक भेड़िया लैंडमाइन के ऊपर आ जाने से मारा जाता है, जिसके फटने की आवाज से डरकर सभी भेड़िए वहां से भाग जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो माइक देखता है कि उसके सामने वही आदमी खड़ा है जो कहता है कि तुम बहुत लकी हो जो रेगिस्तान की जानलेवा रात में जिंदा बच गए। माइक कहता है कि शायद तुम इन माइंस के बारे में जानते हो, इसीलिए जिग जैग मोशन में चलते हो। यह आदमी कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता कि माइंस किस जगह पर हैं, लेकिन सीधे चलने से इस तरह चलना ज्यादा सेफ है। अब माइक एक बार फिर उसे रेडियो लाने के लिए कहता है। इस बार यह आदमी माइक की बात मानकर रेडियो लेने जाता है और सुरक्षित वापस आ जाता है। फिर माइक रेडियो ऑन करता है लेकिन बेस से संपर्क नहीं हो पाता, जिसके बाद यह आदमी माइक से कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना करना चाहिए, और इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन रेगिस्तान की इस गर्मी में माइक की बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी और अब उसे भ्रम होने लगता है कि टॉमी उसके सामने बैठा है जो उसे घर जाने के लिए कह रहा है। अब जब अंधेरा हो जाता है तो माइक अपना फोन निकालता है और देखता है कि उसके डैड की कॉल आ रही है, लेकिन यह केवल उसका भ्रम था क्योंकि इस रेगिस्तान में दूर दूर तक सिग्नल ही मौजूद नहीं था। उसे अपने विजन्स में जेनी दिखाई देती है जो उसे घर लौटने के लिए कह रही थी। तभी अचानक एक बार फिर से भेड़िए माइक पर हमला करते हैं और माइक बचने के लिए उन पर गोलियां चलाता है। इस तरह लड़ते हुए वह पूरी रात लैंड माइन पर खड़े खड़े गुजार देता है। फिर जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि उसके आसपास भेड़ियों की बॉडी पड़ी है। अब इस तरह माइक को वहां पर 45 घंटे बीत चुके थे और मदद आने में केवल 7 घंटे ही बचे थे। तभी रेडियो पर ऑफिसर की आवाज सुनाई पड़ती है जो बताता है कि तुम तक मदद पहुंचने में अभी 17 घंटे और लगेंगे, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम मदद के लिए आ रही थी उस पर मिलिटेंट्स ने हमला कर दिया है। ये सुनकर माइक की हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है और वो कहता है कि मैं अब और सरवाइव नहीं कर सकता। तभी ऑफिसर कहता है कि कोई तुमसे बात करना चाहता है, जो माइक की गर्लफ्रेंड जेनी होती है। माइक जेनी को छोड़कर आने के लिए माफी मांगता है और अपनी हर गलती का पश्चाताप करता है। तभी जेनी उसे सामने सोफे पर बैठी दिखाई देने लगती है, जो कि उसका भ्रम था। फिर माइक उसके करीब जाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है तो गिरने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो आदमी उसे संभाल लेता है। अब वह उसके जख्मों पर मरहम लगाता है और बदले में माइक उसे और उसकी बेटी को धन्यवाद देता है जो उसे पानी पिलाने आई थी। जिसके बाद वो आदमी बताता है कि मैं लैंड माइंस को निकालकर बाजार में बेचता हूँ और उनकी जगह पर टीन के डिब्बे डाल देता हूँ, जिससे कि मेटल डिटेक्टर को लगे कि इन जगह भी माइंस हैं। इसी काम से मेरा परिवार चलता है। लेकिन एक दिन माइंस को निकालते समय धमाका हो गया और मुझे अपना एक पैर गंवाना पड़ा। इस हादसे के बाद मुझे अपना जीवन अंधकार में दिखाई देने लगा और जीने की उम्मीद भी लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब मेरी लाइफ में मेरी पत्नी और बेटी आए तो सब कुछ ठीक हो गया। मेरी बेटी जो तुम्हें पानी पिलाने आई थी हादसे के वक्त, वह भी उस समय मेरे साथ थी जिसकी उस धमाके में जान चली गई। लेकिन मुझे खुशी है कि वह तुम्हारे पास आई। वो कहता है कि तुम लकी हो कि तुम्हारे पास परिवार है, इसीलिए तुम्हें अपना कदम बढ़ाना चाहिए, भले ही अंजाम चाहे जो भी हो। फिर जब वो आदमी वहां से जाने लगता है तो माइक को उसकी बेटी दिखाई देती है, जो थोड़ी दूर चलने के बाद गायब हो जाती है। फिर अगले ही पल माइक देखता है कि जब वह छोटा था तो उसके डैड उसकी मॉम को मारा करते थे और वह हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उसे जेनी के साथ बिताए गए कुछ अच्छे पल भी याद आते हैं। तभी रेडियो पर उसे मैसेज मिलता है कि रेस्क्यू टीम तुम्हारी बताई जगह पर पहुंचने वाली है, लेकिन तुम्हें सिग्नल देकर अपनी लोकेशन कंफर्म करनी होगी। फिर माइक अपने नजदीक पड़ी फ्लेयर गन उठाता है और इससे पहले कि वह सिग्नल दे पाता, मिलिटेंट्स उस पर फायर कर देते हैं, जिनमें से एक गोली लैंडमाइन पर आकर लगती है, जिसके फटने से माइक के हाथ से फ्लेयर गन छूट जाती है। तभी माइक अपने चारों ओर गोलियां चलाता है। माइन के फटने से उसके आसपास धूल का गुब्बार बन जाता है, जिसके बाद माइक अपनी स्नाइपर से उन दोनों मिलिटेंट्स को मार गिराता है। उधर रेस्क्यू टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन माइक उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर माइक देखता है कि यहाँ से बचकर निकलने का उसके पास आखिरी मौका है, लेकिन फ्लेयर गन उसकी पहुंच से काफी दूर होती है। लेकिन अगर उसने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो शायद कभी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। जिसके बाद वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपना अगला कदम बढ़ाता है और देखता है कि यहाँ कोई धमाका नहीं हुआ। फिर माइक जब रेत हटाकर देखता है तो वहाँ एक टीन का डब्बा होता है, जिसके अंदर टॉय सोल्जर रखा हुआ था।
फिर उसे आदमी की कही बात याद आती है कि कैसे वह और उसकी बेटी लैंडमाइंस की जगह टिन के डिब्बे रख दिया करते थे, जिसके बाद वह बेसुध होकर जमीन पर गिर जाता है और रोने लगता है। उसे अब खुशी से ज्यादा पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि अगर वह उसी समय अपना अगला कदम बढ़ा देता तो शायद उसके दोस्त टॉमी की जान बच जाती। फिर वह फ्लेयर गन जलाकर सिग्नल देता है, जिसके कुछ समय बाद रेस्क्यू टीम उसे लेने पहुंच जाती है। फिर आखिर में दिखाया जाता है कि माइक सुरक्षित अपने देश लौट आया है और उसके गले में वह टॉय सोल्जर होता है जो उसे रेगिस्तान में मिला था। तभी माइक एयरपोर्ट पर जेनी से मिलता है जो उसे लेने आई थी। वह जेनी से माफी मांगकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।